हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स का, और वो कंसेप्ट है फंक्शंस। ठीक है, और फिर एक बार कंसेप्ट सीख जाएंगे तो एक्सरसाइज 2.3 को भी हम देखेंगे। तो फंक्शंस हैं क्या? तो अगर आपने रिलेशंस के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो फिर यहाँ पर आना फंक्शंस देखने का कोई मतलब नहीं। फंक्शंस स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। फंक्शंस और कुछ नहीं है, फंक्शंस भी रिलेशंस ही हैं, पर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, एक उनमें स्पेशल क्वालिटी है जिसकी वजह से उन रिलेशंस को फंक्शंस कहा जाता है। अब वो स्पेशल क्वालिटी क्या है आपको वो समझना है बस। ठीक है, देखिए डेफिनेशन देखिए, कोई भी ऐसा रिलेशन, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। आप सभी जानते हैं जब भी आप रिलेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक डोमेन होता है और एक रेंज होता है। ठीक है, ये होता है सेट ए और ये होता है सेट बी। तो हम कह रहे हैं कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी की तरफ, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स उसके हम एक्स लेते हैं और सेट बी के एलिमेंट्स वाई, वो आपस में एसोसिएट होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो कोई भी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी ए फंक्शन, उसे फंक्शन तब कहा जाता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही इमेज बी में होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा फंक्शन। अब ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां के हर एलिमेंट के लिए इधर सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, तो जाके ये कहलाएगा कि ये फंक्शन है। क्लियर हो गया? इन अदर वर्ड्स, a function f is a relation from a non-empty set A to non-empty set B such that the domain of f is A and no two distinct order pair in f have the same first element। यानी कि आपको मैं एक बार समझा देता हूं। सपोज कीजिए मैंने ये जो पहला सेट है डोमेन सेट, इसका 1 लिया, ठीक है, और ये 1 सपोज कीजिए यहाँ 2 से कनेक्ट हो गया, तो एक एलिमेंट डोमेन का एक एलिमेंट रेंज से ही कनेक्टेड है। ठीक बात है। पर अगर ऐसा हो गया कि ये 1 किसी दूसरे एलिमेंट 3 से भी कनेक्ट हो गया, तो अब ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन में पहली फैमिली का एक एलिमेंट दूसरी फैमिली के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकता है। यही तो हम कह रहे हैं, डेफिनेशन में हमने यही कहा, a relation f from a set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image। पर यहाँ 1 की कितनी इमेज हो गई? 2 इमेज हो गई। तो जब 2 इमेज हो गई तो ये फंक्शन नहीं है, फिर ये एक ऑर्डिनरी रिलेशन है। पर हाँ, अगर सिर्फ एक इमेज होती तो हम कहते हाँ ये फंक्शन है, ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। तो क्या स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी ये है कि डोमेन के हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? अब आपको मैं फंक्शन को पहचानने का एक काफ़ी आसान तरीका बता देता हूँ। तो फंक्शन में इस एक एलिमेंट से एक एलिमेंट कनेक्ट होता है, ये हो सकता है। और फंक्शन के अंदर क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन ए के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट इधर एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो। फंक्शन में ये भी हो सकता है, लेट अस से 3 से कनेक्टेड है। फंक्शन में ये भी हो सकता है। तो आप कहेंगे सर ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ठीक है क्या? ये एब्सोल्युटली ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में कहा गया है कि पहली फैमिली यानी डोमेन फैमिली का एक एलिमेंट उधर एक से ही कनेक्ट होना चाहिए। आप देखिए इधर का एक एलिमेंट 1 रेंज फैमिली के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है, 1 एक से ज्यादा से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर 2 को देखिए, 2 भी तो उधर एक से ही कनेक्टेड है। तो डेफिनेशन तो बिल्कुल ठीक है कि डोमेन फैमिली का हर एलिमेंट, डोमेन सेट का हर एलिमेंट उधर सेट में एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। ये तो डेफिनेशन में कहीं नहीं कहा कि रेंज फैमिली का भी एक एलिमेंट इधर एक से ही कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा तो डेफिनेशन में कहीं नहीं है। यानी ये भी फंक्शन हो सकता है, और इसके लिए एक स्पेशल नाम है, इस फंक्शन को मैनी वन फंक्शन कहते हैं, क्योंकि डोमेन के कई सारे एक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, तो इसे कहा जाता है मैनी वन फंक्शन।
और इसको कहा जाता है वन वन फंक्शन। यह है वन वन फंक्शन और यह है मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये दोनों केस फंक्शन में अलाउ हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या चीज फंक्शन नहीं होगी। मैं पहले ही बता चुका हूं क्या चीज फंक्शन नहीं होगी। अगर पहली फैमिली का एक एलिमेंट बाद वाली फैमिली के एक से ज्यादा एलिमेंट से जुड़ा होगा तो ये फंक्शन नहीं है। तो ये जस्ट एक सिंपल रिलेशन है। आई होप क्लियर हो गया। तो कभी भी ऐसा एरो है सिंगल एरो तो वो फंक्शन है। ठीक है, अगर ऐसे एरो हैं यानी 2 या 3 एलिमेंट एक से जुड़ रहे हैं तो वो भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन। पर अगर कभी ऐसा एरो है तो फिर ये फंक्शन नहीं है, जहां एक एलिमेंट ज्यादा एलिमेंट से जुड़ रहा हो, तो ये रिलेशन है। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है और ये रिलेशन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको ग्राफिकली भी बता देते हैं फंक्शन क्या होते हैं। ग्राफिकली भी आपको बता देते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। देखिएगा बेटे, अगर सपोज कीजिए आपको एक ग्राफ बना के दिया हुआ है, ये ग्राफ आपको बना के दे दिया है। ठीक है, इस ग्राफ में अगर आप कोई वर्टिकल लाइन बनाते हैं, वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन यानी जो पैरेलल हो वाई एक्सिस के, और वो आपके ग्राफ को एक ही जगह पर काट रही है, सिंगल पॉइंट पे काट रही है। देखो यहां पर भी सिंगल पॉइंट पे, 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 तो ये एक एक्स के फंक्शन की पहचान है। एक पॉइंट पे काटना चाहिए, 2 पॉइंट पे नहीं काटना चाहिए। तो ये आपके सिंगल फंक्शन की फंक्शन ऑफ एक्स की पहचान है अगर वर्टिकल लाइन सिंगल पॉइंट पे काटती है तो। ठीक है, बट सपोज कीजिए अगर ये ग्राफ, एक आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं जो फंक्शन नहीं है। सपोज कीजिए ये आपका ग्राफ, अब आप एक वर्टिकल लाइन खींचिए तो इसने ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे काटा। अब ये फंक्शन नहीं है, यानी कि ये फंक्शन एक्स का नहीं है। मेरी बात क्लियर हो गई? ऐसा क्यों है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे का ये लॉजिक है बेटे कि देखो एक्स की एक वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की 2 वैल्यूज हैं, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। ठीक है, तो फिर कंडीशन क्या बन गई? कंडीशन ये बन गई कि यहां का एक्स एक लिया और वाई की मिल गई आपको 2 वैल्यूज, तो फिर से ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। तो ग्राफिकली ऐसे पहचानते जब हम जेई की तैयारी कराते हैं बच्चों को, अब तो नहीं कराते, पहले कराते थे। तो जेई की तैयारी में ग्राफ देखकर ही पता चल जाता है, ग्राफ बनाकर भी पता चल जाता है कि कोई जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, वर्टिकल लाइन के द्वारा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, अभी तक क्लियर है ना? तो फिर हम कुछ फंक्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन बताया। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यूज रियल नंबर्स ही आते हैं, उन्हें रियल वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं। तो हमारी टेक्स्ट बुक में बेटा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस और उनके ग्राफ हैं, मैं वो ग्राफ की स्टडी बता देता हूँ। जनरली देखा जा रहा है 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सारे नहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की स्टडी तो कर ही लेते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, और ये होता है y इजकल टू एक्स। ठीक है, तो ये है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। होता क्या है इसमें, आप x की अलग अलग वैल्यूज लीजिए, x की वैल्यू 0 लीजिए तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, आपको पहला पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 लीजिए तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 2 लीजिए तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। ऐसे x की वैल्यू 3 लीजिए तो y की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। तो फिर सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका ग्राफ बनता है फंक्शन से रिलेटेड। तो आपका फंक्शन लिखने में ये है और दिखने में ये है। ये कोई पूछे ये क्या है, ये क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे y बराबर x है। तो ग्राफिकली आपका y बराबर x ऐसा दिखता है। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बेटा डोमेन और रेंज को भी ग्राफिकली देखना सीखिए ज़रा। तो डोमेन कैसे देखते हैं? आपको बस ये देखना है कि जो x एक्सिस है, क्या मेरी हर x की वैल्यू के लिए मुझे y की वैल्यू मिल रही है? मिल रही है। जब भी आप x की वैल्यू कुछ पुट करते हैं y की वैल्यू वही आ जाती है। ठीक बात है। तो सारी की सारी जो ये रियल नंबर लाइन है,
ये आपके फंक्शन के लिए डोमेन है, ये आपके फंक्शन के लिए डोमेन है। अगर सपोज कीजिए कोई एक ऐसा पॉइंट होता यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जिसे पुट करके आपको y की वैल्यू नहीं मिलती, y की वैल्यू नहीं मिलती, तो वो डोमेन का हिस्सा नहीं होता। उदाहरण दे देते हैं आपको एक बार, y बराबर 1/x। अब ये y बराबर 1/x का तो ग्राफ नहीं है, पर y बराबर 1/x को अगर आप देखें तो x बराबर 0 पुट करने में y की वैल्यू 1/0 आएगी कि नहीं, जो कि डिफाइंड नहीं है, जो कि आप यहाँ पे प्लॉट नहीं कर सकते। 1/0 क्या है हमको नहीं पता है, ठीक है। तो डोमेन पूरी रियल नंबर लाइन हो जाएगी पर x 0 को छोड़कर। तो ग्राफिकली ऐसे आप डोमेन को देख सकते हैं कि उस पॉइंट पे ग्राफ ही नहीं बना होगा, एक्सक्यूज मी, उस पॉइंट पर ग्राफ ही नहीं बना होगा, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए हर x की वैल्यू के लिए आपको y की वैल्यू मिल रही है। आप ऐसे वर्टिकली लाइन बनाकर चेक कर सकते हैं, हर जगह पर ग्राफ डिफाइंड है और ये एरो का मतलब है कि आगे तक ऐसा ग्राफ चल रहा है। ऐसे यहाँ पर भी हर पॉइंट पे ग्राफ डिफाइंड है ना। तो इसका डोमेन हो गया पूरी रियल नंबर वैल्यूज। बात क्लियर है जी। अब बात करते हैं इसके रेंज की। रेंज होती है y, जो हमने एक्स एक्सिस में देखा वही चीज y में देखनी। आपका जो ग्राफ है वो हाइट में कहाँ तक गया और यहाँ नीचे भी कहाँ तक गया है। तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू, जो ग्राफ की वैल्यू हाइट में ऊपर तक जाती जा रही है, तो ये पूरा ऊपर तक प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा और नीचे भी ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। बीच में कहीं पर भी ये ऐसा नहीं है कि डिफाइन ना हो, हर जगह ये ग्राफ बना हुआ है, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी हर जगह। तो हम कहेंगे देखिए इसका जो डोमेन है वो भी पूरे रियल नंबर्स हैं, हर रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है, और जो इसका रेंज है, जो इसकी हाइट है ग्राफ की, वो भी पूरे रियल नंबर्स हैं। तो इसका डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर हैं। ऐसे ग्राफिकली हमको देखना आना चाहिए। तो ये था आपका आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक। आगे बढ़ते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं? कांस्टेंट फंक्शन होते हैं y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट c, एनी कांस्टेंट c कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे इस केस में c की वैल्यू 3 है, तो 2 और 3 के बीच में 3 पर एकदम सीधी लाइन। इसका कहने का मतलब यह है कि आप x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, y हमेशा c ही रहेगा। तो इस ग्राफ में हर जगह y की वैल्यू 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, पूरा 3 3 3 है। अगर ये ग्राफ होता y बराबर 6, तो ये 6 पर पैरेलल लाइन बन जाती है x एक्सिस के, यानी x पर ये y डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट है, इसमें परिवर्तन नहीं आता, हर जगह पे y सेम है। अब कोई कहे इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन फिर से इसकी पूरी रियल नंबर लाइन है, क्योंकि कोई भी x देख लीजिए, उस x के लिए y डिफाइंड है, y बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, दिख रहा है ना, हर जगह पर ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ में कहीं पर भी क्रैक्स या ब्रेक नहीं है। अगर मान लिया जाए ग्राफ ऐसा होता बन के फिर यहाँ गैप से शुरू होता, तो हम कहते हैं हाँ जी इस पॉइंट पे ग्राफ डिफाइन नहीं है, तो ये डोमेन नहीं होगा। पर अभी ग्राफ एकदम कंटिन्यूसली बना हुआ है, नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो हम कहेंगे कि पूरी रियल नंबर लाइन इसका डोमेन है। और रही बात रेंज की, तो इसने y एक्सिस पर इसकी रेंज क्या है पूरी, तो हम कहेंगे इसकी y एक्सिस पर रेंज सिर्फ एक एलिमेंट है, इस केस में जैसे वो 3 है, क्योंकि ग्राफ बिल्कुल भी 3 से थोड़ा भी ऊपर नहीं गया और थोड़ा भी नीचे नहीं आया, वो 3 ही है, समझे कि नहीं। पिछला ग्राफ देखो कैसे था, पूरा हर वैल्यू 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 पूरी हाइट तक गया था, और नीचे भी -1 -2 -3 पूरा डेप्थ तक गया था। पर यहाँ पर हर जगह पर जो ग्राफ की वैल्यू है वो एक ही है, एक ही नंबर है। तो जो इसका रेंज है वो है ब्रैकेट c, जो भी है। अगर सपोज ग्राफ कहें आप y इक्वल टू 7, तो इसका जो रेंज होगा वो होगा ब्रैकेट 7, सिर्फ 7 ही इसका रेंज है, 7 के अलावा y की कोई भी और वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका डोमेन होता है रियल नंबर और रेंज है ब्रैकेट c। आई होप समझ आ गया कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका नाम ही कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू ही चेंज नहीं होती रेंज की कभी भी, ठीक है बेटे। आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। यहाँ पर ओके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो भी आपके काम आएगा, ठीक है, और कॉमर्स में भी ग्राफ काम में आते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर से जो ग्राफ बनता है उसको हम कहते हैं पैराबोला।
और आप इसको बनाने का ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि आप x की अलग अलग वैल्यूज़ लीजिए, इसमें पुट कीजिए, उसके लिए y की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी और उन्हें ग्राफ पर जब आप पॉइंट करेंगे और ज्वाइन करेंगे फ्री हैंड से, स्केल से नहीं, तो आपको ये ग्राफ मिल जाएगा और ये है पैराबोला y = x²। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डोमेन की। इसका डोमेन क्या है, तो आप देखिए x = 0 पर ये ग्राफ बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x = 1 पर भी ये ग्राफ बना हुआ है, -1 पे भी ये ग्राफ बना हुआ है, बनाए कि नहीं, ऊपर आप ऐसे वर्टिकल लाइन बना के देख सकते हैं। ठीक है, x = 2 पर ग्राफ बना है क्या, x = 2 पर भी ग्राफ बना हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। -2 पर भी ग्राफ बना हुआ है। 3 पर बना होगा क्या, सर दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो फिर ये ऊपर तक गया है ग्राफ, पूरा इन्फिनिटी तक ऊपर। 3 पर भी ग्राफ बन रहा होगा 100%, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे 9 होगा तो वहाँ से आप 3 को ज्वाइन कर सकते हैं। 3 पर भी ग्राफ बना है, यहाँ पर भी -3 पर भी ग्राफ बना है। 4, 6, 8 कोई भी नंबर पुट करो, इनफैक्ट यहाँ पर आपने 1000 पुट किया तो 1000 का स्क्वायर भी होगा, y = 1000², तो 1000 ऊपर 1000² पे बना होगा। यानी कि कोई भी x की वैल्यू ले लो, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, हर जगह आपका ग्राफ बना हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई। इसलिए इसका जो डोमेन है उसका एक्सटेंशन ऐसे हॉरिजॉन्टली है -∞ से +∞ तक। बेशक यहाँ पे हम छोटे से हिस्से को देख रहे हैं, पर ये ऊपर जाकर चलता चलता जाएगा और ऐसे फैलता जाएगा, इस तरीके से फैलता चला जाएगा। तो -∞ से +∞ तक ये एक्सटेंडेड है, ये इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इसके रेंज की। रेंज का मतलब इसकी हाइट। तो हाइट इसकी 0 से शुरू हुई है, नेगेटिव में तो है नहीं, नेगेटिव y एक्सिस पे 0 से शुरू होकर ऊपर तक गया है इन्फिनिटी तक। तो इसका जो रेंज है वो है क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक। समझ आ गया, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। इसका जो रेंज है वो है 0 से और इन्फिनिटी तक, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, स्पेस नहीं है वहाँ पर, ऐसे लिख देते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल रहेगा और 0 पर क्लोज। 0 पर क्लोज इसलिए, ये रेक्टेंगुलर बनाना है बेटे, 0 पर क्लोज इसलिए क्योंकि 0 वैल्यू अटेन हुई है और इन्फिनिटी वैल्यू कभी अटेन नहीं होती, इसलिए वहाँ पर राउंड ब्रैकेट आते हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर और यहाँ बीच में इन्फिनिटी, राइट। और डोमेन तो पूरा रियल नंबर लाइन है ही। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = x³। ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें x³ है। तो आपने देखा x² का जो ग्राफ है वो कैसा था, इधर से आया था और इधर से ऊपर गया था। उसका कारण ये था कि स्क्वायर करने पे नेगेटिव, जैसे आपने -2 पुट किया तो -2 पे उसका जो स्क्वायर था उसकी वैल्यू 4 आ जाती है, यहाँ पर कहीं पे आ जाती है कि नहीं। और -4 पुट करेंगे तो 16 आ जाएगी, फिर यहाँ से ग्राफ ऊपर को चला जाएगा। तो वो y = x² के केस में हुआ। अभी y = x³ है, तो x³ में क्या होगा कि जब आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे, पॉजिटिव में तो ठीक है ऊपर को ऐसे ही जाएगा, पर जब नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो 1 का -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8, राइट, क्यूब कर रहे हैं, -2 का क्यूब -8, -3 का क्यूब -27, इस तरीके से तो ग्राफ नीचे को चला जाएगा। इसलिए आपको ये फ़र्क देखने को मिलता है ग्राफ में। ये ऐसे था यू शेप्ड, नेगेटिव पुट करो पॉजिटिव पुट करो वो ग्राफ ऊपर ही जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर पॉजिटिव पुट करो तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव पुट करो तो नीचे आएगा। डोमेन क्या है, डोमेन पूरे रियल नंबर्स हैं, हर रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है। रेंज क्या है, इसकी रेंज है नीचे -∞ से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी कि आप कह सकते हो कि इसकी रेंज पूरा रियल नंबर फैमिली ही है और डोमेन भी पूरा रियल नंबर फैमिली ही है। पिछले वाले केस में डोमेन तो रियल नंबर था, पर जो रेंज था वो 0 से इन्फिनिटी था, क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये भी आपको बनाना है कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये 1/x की बात कर रहे थे ना बेटे हम, 1/x की। तो अभी तक जितने भी थे सब में डोमेन जो था वो पूरी रियल नंबर लाइन थी, पर आप 1/x का ग्राफ देखो, 1/x का ग्राफ देखिए तो आप देखेंगे कि 0 पर अगर आप वर्टिकल लाइन बनाएंगे, ऊपर ले जाएंगे,
तो कभी भी वो ग्राफ को नहीं काटेगी, ना ही अगर आप नीचे ले जाएं तो ग्राफ को कहीं पे काटेगी। यानी पॉइंट 0 पर ग्राफ कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए जो आपका डोमेन है वो पूरी रियल नंबर लाइन है 0 को छोड़कर, ठीक है। और अगर मैथमेटिकली भी देखें, ग्राफिकली छोड़ें, इधर भी देखेंगे तो आप x को 0 पुट करेंगे तो 1/0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसीलिए तो अगर 1/0 कोई पॉइंट होता एग्जैक्टली तो हम वहाँ पे पुट कर देते, वो पॉइंट पुट कर देते तो फिर वो ग्राफ बन जाता। पर 1/0 पॉइंट ही नहीं है, कोई हमें पता ही नहीं है कहाँ पर है, तो फिर वो पुट ही नहीं कर पाए, इसलिए ग्राफ वहाँ पे टूट गया, ठीक है। तो 0 के जस्ट राइट में फंक्शन ऊपर है, जस्ट राइट में, और 0 के जस्ट लेफ्ट में फंक्शन नीचे से आ रहा है, इनका कहीं जुड़ने का चांस नहीं है कि नहीं। तो फिर डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर -0, ये इसका डोमेन हो जाएगा। देखिए रियल नंबर -0। अब बात करते हैं इसके रेंज की। रेंज यानी वाई एक्सिस पर क्या वैल्यूज इसने ली है। तो वाई एक्सिस पर यानी हाइट की बात कर रहे हैं पहले और डेप्थ की। तो देखिए वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हुई है, कभी भी इसकी वैल्यू 0 नहीं हुई है। देखो 0 के ऊपर ऊपर रहा है या 0 के नीचे नीचे रहा है, सही बात है कि नहीं। 0 उसकी वैल्यू कभी भी नहीं हुई है। 0 के ऊपर रहा होगा 0.001 ऐसा कुछ रहा होगा, 0 के नीचे भी -0.001 कुछ रहा होगा, पर 0 एग्जैक्टली वैल्यू कभी भी नहीं हुई है। तो हम कहेंगे इसकी रेंज क्या है। आप y की वैल्यूज बताइए क्या है। हम कहेंगे देखिए सारी रियल नंबर वैल्यूज ले रहा है, वो सारी रियल नंबर पे वो आ रहा है y की वैल्यू, पर 0 को छोड़कर 0 वैल्यू नहीं आ रही है, बस बाकी सारी वैल्यूज आ रही है। तो इसकी जो रेंज है वो है रियल नंबर -0, ठीक है, रियल नंबर -0। और 0 आपको ऐसे करली ब्रैकेट में लिखना है। करली ब्रैकेट का मतलब सिर्फ 0 पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी हर जगह एग्जिस्ट करता है। और ये इसका डोमेन है, डोमेन भी पूरा रियल नंबर है 0 को छोड़कर। समझ आ गया 1/x का ग्राफ भी। आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस फंक्शन बहुत ही बढ़िया ग्राफ है और बहुत बढ़िया चीज़ सीखने को है। पहली बात, मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, करता क्या है। तो देखिए मॉडुलस फंक्शन की खासियत ये होती है कि अगर उसमें आप कोई पॉजिटिव नंबर पुट करो तो आंसर वही पॉजिटिव नंबर आ जाता है। यानी कि अगर जब भी x आपने कोई पॉजिटिव नंबर पुट किया तो y की वैल्यू x के बराबर है। कैसा ग्राफ है ये, आइडेंटिटी फंक्शन वाला ग्राफ। ये देखिए यही था ना, आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। तो y बराबर x के रहता है जब भी आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करो। इनफैक्ट अगर x की वैल्यू आपने 0 के इक्वल भी पुट की तो भी आप यही वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने x की जगह 0 पुट किया तो y भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 पुट किया तो y भी 1 हो जाएगा, 2 पुट किया y भी 2 हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ आपको मिल जाएगा। पर जब x की वैल्यू आप नेगेटिव पुट करोगे, x की वैल्यू आप पुट करोगे कोई नेगेटिव नंबर, तो y बराबर आएगा -x के, y बराबर आएगा -x। उदाहरण के लिए मान लिया जाए आपने x की वैल्यू पुट की -1, तो y आएगा -1 यानी कि 1। अगर आपने x पुट किया -2 तो y आएगा -2 यानी कि 2, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये नेगेटिव नंबर्स का नेगेटिव हटा देता है। सही बात तो है। अगर आप x पुट करेंगे -4 तो y आएगा -4 दैट इज +4। तो बेसिकली मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो अगर आप x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, -2, तो -2 पे 2 आ जाएगा, तो पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे। अगर आप -4 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस हटा देगा, और इस तरीके से ये वाली लाइन आपको मिल जाएगी। तो ये होता है आपका मॉडुलस फंक्शन, समझ गए। इसमें y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। और मॉडुलस फंक्शन के लिए सिंबल क्या है, ये बार बनाने ऐसे, ठीक है, और उनके बीच में x, तो ये मॉडुलस फंक्शन का सिंबल है। तो अगर सपोज कीजिए मॉडुलस फंक्शन के अंदर हमने -6 लिख दिया ऐसे, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अभी जो हमने सिखाया। तो मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव को हटा देता है, तो उसकी वैल्यू होगी 6। -7 लिखेंगे तो 7। अच्छा 5 लिखेंगे तो क्या होगी, -5, मॉडुलस इस बार को कहते हैं। तो -5 की वैल्यू 5 ही रहेगी। पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है पर नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, ये हम सिखा रहे हैं। तो इसमें डोमेन क्या है बेटे, डोमेन है ये पूरी रियल नंबर लाइन, क्योंकि आप कहीं पर भी
पॉइंट लेके ऐसे वर्टिकल बनाओ तो आपका ग्राफ बन रहा है वहाँ पर, है ना। तो यानी कि ये ठीक है, पूरी डोमेन इसकी पूरी रियल नंबर लाइन है। रेंज क्या है? रेंज है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर इन्फिनिटी ओपन इंटरवल तक, ये इसके रेंज है। तो ऐसे लिखेंगे 0 से लेकर और इन्फिनिटी पर अराउंड, तो ये इसकी रेंज है। आगे समझ में। अब आते हैं सिग्नम फंक्शन पर। सिग्नम फंक्शन देखिए क्या है, ये कहता है कि जब भी x ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। दिखा देते हैं आपको। जब भी x, ये x है ना, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी x 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, फंक्शन की वैल्यू हर जगह 1 होगी। जैसे कांस्टेंट फंक्शन अभी सीखा, हर जगह 1 होगी, ठीक है। और फिर अगली बात यह है कि अगर x की वैल्यू 0 हुई तो फंक्शन की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0 पे फंक्शन 0, यहाँ पे ब्लैक डॉट देख रहे हो, ये x की वैल्यू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक है। और इसी के ठीक ऊपर आपको दिखा देते हैं हॉलो डॉट है, हॉलो है ना ये हॉलो क्यों है बताएं? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन नहीं है, फंक्शन 0 पर यहाँ है। तो जैसा कि उसने कहा कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होने पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो 0 से बड़ी होने पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं है। अगर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 होती ना तो इधर भी भरा हुआ होता, ये पूरा का पूरा कलर्ड अप होता, पर ये खोखला छोड़ रखा है, खाली छोड़ा हुआ है। इसका रीजन ये है कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो 0 पर यहां पर कलर किया। समझ में आया? आगे है जब x 0 से छोटा होगा, जब x 0 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू -1 है। तो आप देखिएगा ग्राफ में x 0 से छोटा यानी -1, -2, -3, -4 कुछ भी ले लीजिए, फंक्शन की वैल्यू -1 है, यानी फंक्शन की जो ये हाइट कह लीजिए या डेप्थ कह लीजिए -1 है, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए हॉलो छोड़ा हुआ है, हॉलो छोड़ने का कारण है कि इस पॉइंट पर फंक्शन नहीं है। फंक्शन जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू -1 नहीं है, उस जगह पर फंक्शन की वैल्यू 0 ही है, ठीक है बेटे। तो ये है ग्राफ सिग्नम फंक्शन का, ये खोखले बनाने, हॉलो बनाने, और 0 पर यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है, इधर इधर डिफाइन नहीं है। और 0 से जस्ट बड़ा होने पे फंक्शन पूरा 1 है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है। 0 से छोटा होने पर फंक्शन पूरा -1 है। डोमेन क्या है? डोमेन इसका पूरा रियल नंबर लाइन है। क्यों पूरा रियल नंबर लाइन है? आप कहीं पर भी देख लो, क्या 0 पर फंक्शन डिफाइन है? हाँ जी है, ये रहा फंक्शन डिफाइन यहाँ पर। 1 पर फंक्शन डिफाइन है, 2 पर है, 2 पर भी डिफाइन है, ठीक है ना, 3 पर भी डिफाइन है, 4 पर भी डिफाइन है, 5 पर भी है, ऐसे -1, -2, -3 हर जगह फंक्शन डिफाइन है। तो इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर लाइन हो गई पूरी, यानी रियल नंबर हो गया। बात करते हैं रेंज की। रेंज में इसकी सिर्फ 3 ही वैल्यूज हैं, एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू -1 है। तो रेंज में इसकी सिर्फ 3 ही वैल्यूज हैं, -1, 0, 1। तो इसकी रेंज लिखी जाएगी ऐसी -1, 0, 1, बस, ठीक है। तो कोई कहेगा सर इसमें ये करली ब्रैकेट्स क्यों हैं? करली ब्रैकेट मतलब यही 3 एलिमेंट्स इसकी रेंज में आते हैं, इसके बीच के एलिमेंट्स नहीं आते। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया जी ये ओपन इंटरवल -1 से 1, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि -1 के और 1 के बीच के सारे एलिमेंट भी आ गए, ऐसा तो है नहीं। ये वाला यहाँ पे फंक्शन कहाँ है? फंक्शन है यहाँ कहीं? नहीं। यहाँ पर फंक्शन कहाँ है? यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी फंक्शन नहीं, यहाँ पर भी फंक्शन नहीं। फंक्शन सिर्फ 3 पॉइंट पर, एक 1 पे, एक 0 पे, एक -1 पे। तो इसकी रेंज सिर्फ -1, 0, 1 है। बात समझ में आ गई? लास्ट फंक्शन देखने, ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, तो न्यूमेरिकल्स के लिए अगला वीडियो बनाएंगे, इसमें सिर्फ ग्राफिकल स्टडी देख लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी मॉडुलस फंक्शन की तरह आपके लिए एकदम नई चीज़ है, ठीक है। तो लिखा कैसे जाता है? लिखा ऐसे जाता है कि इसके लिए जो सिंबल है y = ऐसे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिखने का तरीका है। जैसे क्लोज ब्रैकेट होते हैं ना, वैसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाना है, उसके अंदर x लिखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y = ऐसे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर x, ठीक है।
अब ये करता क्या है, जैसे मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, ये करता है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, यानी ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर आपने कोई डेसिमल वाली टर्म लिख दी, कोई भी डेसिमल वाली टर्म, जैसे कि सपोज कीजिए आपने लिख दिया 5.9 लिख दिया आपने इसमें 5.9, तो नंबर लाइन पर 5.9 कहाँ आएगा, नंबर लाइन पर 5.9 आएगा 5 और 6 है ना, इनके बीच में यहां पर 5.9 आएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, अगर आपने इसमें 5.9 पुट किया तो आपकी वैल्यू वो ला कर देगा 5, यानी कि ये जो नंबर आपने पुट किया इससे पहले वाला इंटीजर, इसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है वो वैल्यू आपको ला कर देगा। तो 5.9 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू ला कर देगा 5। तो ये मत समझिए कि ये राउंड ऑफ कर रहा है, राउंड ऑफ कर रहा होता वो 5th क्लास में जो पढ़ते थे तो 5.9 की वैल्यू 6 ला के देता, राउंड ऑफ नहीं कर रहा है, जो भी आप पुट कर रहे हैं उसके लेफ्ट में जो इंटीजर है वो ला कर देगा। ऐसे ही 5.8 भी पुट करेंगे तो भी 5 आएगा, 5.7 पुट करेंगे तो भी 5, 5.1 पुट करेंगे तो भी 5, और अगर 5 पुट कर दिया सर तो क्या होगा, 5 पुट कर दिया तो 5 ही आएगा, फिर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो इंटीजर ही पुट करोगे तो इंटीजर ही ला कर देगा, और कोई रियल नंबर पुट करोगे, डेसिमल वाला टर्म पुट करोगे तो उसके लेफ्ट में जो इंटीजर है वो ला कर देगा। तो एक और बार देखते हैं, अगर सपोज कीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आपने पुट कर दिया 4.6, तो क्या वैल्यू ला कर देगा, 4.6 पुट कर दिया तो 4 ला कर देगा, क्योंकि 4.6 ये रहा, 4.6 यहाँ पर कहीं पर उसके लेफ्ट में कौन है, 4 है। ठीक है, अच्छा अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पुट कर दिया -2.9 तो क्या ला कर देगा, देखकर बताना, ग्राफ देखकर बताना। -2.9 में -2 नहीं ला कर देगा, यही गलती करते हैं बच्चे। -2.9 कहाँ है, ये रहा, यहाँ पर कहीं पर होगा ना, -2 -3 के बीच में, तो उसके लेफ्ट में कौन है, -2 है या -3, यहाँ पर होगा -2.9, तो लेफ्ट की वैल्यू बोली मैंने, लेफ्ट में कौन है -3, तो -2.9 -3 ला कर देगा। कंफ्यूज नहीं होना है, हम ये नहीं कहते कि डेसिमल हटा देता है हमने देखा है अपने करियर में ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि डेसिमल हटा देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डेसिमल नहीं हटाता है, जो भी आपने वैल्यू पुट की है उसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है वो ला कर देता है। तो -2.9 यहाँ पर आया तो डेसिमल हटाएगा तो -2 आ जाएगा, वो गलत है, उसके लेफ्ट में कौन सी वैल्यू है, -3, वो ला कर देगा। तो अभी तो हमने आपको ये बता दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, करता क्या है। अब उसका ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए बड़ा सिंपल है। अगर आपने मान लिया जाए कोई वैल्यू ली है 3 से लेकर 3.999 तक, कोई भी वैल्यू 3 से लेकर 3.999 तक कोई भी वैल्यू ली है, तो आप मुझे बताइए कि उसकी क्या वैल्यू ला कर देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, मान लिया जाए मैंने कहा 3.999 है कुछ फाइनाइट वैल्यू तक, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या ला कर देगा, 3 ला कर देगा कि नहीं देगा ना। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कि हमने यहाँ पे पुट किया 3.2 तो क्या वैल्यू ला के देगा, अभी भी 3 ला कर देगा। और अगर मैंने पुट किया सीधा 3 पुट कर दिया तो क्या वैल्यू ला कर देगा, अभी भी 3 ला कर देगा। यानी 3.99999 से 3 तक सारी वैल्यूज 3 आएंगी, सही बात है। तो ये x की वैल्यूज है, ये y की वैल्यू है। तो आप ग्राफ में देखिए जरा, तो 3 से लेकर 3.999 तक आपने कोई भी वैल्यू पुट की, आपकी y की वैल्यू 3 ही आई। ये देखो, ये y की वैल्यू 3 ही आई। यहाँ पर ये हॉलो क्यों है, हॉलो इसलिए क्योंकि 4 नहीं पुट किया हमने, 4 से कम किया है। तो हॉलो का मतलब है कि ये वैल्यू एग्जैक्टली ये वैल्यू पुट नहीं की है, इससे कम वैल्यूज पुट की हैं 3 तक। तो 3 से लेकर 3.999 ये ग्राफिकली दिखाने का तरीका है, उन सब के लिए y की वैल्यू 3 आई। ऐसे 2 से लेकर 2.999 तक है ना, 9999 सम फाइनाइट टर्म्स तक, उसकी वैल्यू 2 आई। ऐसे ही 1 से लेकर 1.999 तक वैल्यू 1 आई, एंड सो ऑन। ऐसे ही 0 से लेकर -0 से लेकर नहीं, 0 से कम और -1 तक, या -1 से लेकर 0 से पहले तक, राइट। कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो -1 ला कर देगा।
तो कितना सिंपल है, स्टेप फंक्शन है, जैसे सीढ़ी नहीं बनती है वैसे। अच्छा यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर क्यों होना चाहिए, अगर आप 0 से लेकर 1 से पहले पहले कोई भी वैल्यू पुट करते हो, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.999 तक, तो सब में 0 ला कर देगा। ठीक है, तो ऐसा आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। आगे समझ में, डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, टूटा हुआ ग्राफ है। तो इस वीडियो में इतने ही ग्राफ्स की स्टडी काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये सारे ग्राफ बना लीजिएगा। थैंक यू।